नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी और यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आने वाली हैं उनको ध्यान में रख करके हम 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेकर के आते हैं, जो कि सामान्य अध्ययन की मूल विषय वस्तु में शामिल सभी विषयों को संतुलित रूप से इसमें शामिल किया जाता है और बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को भी देखा जाता है, बहुत सारी परीक्षा कराने वाली संस्थाओं के पाठ्यक्रम को देखा जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके और वर्तमान में जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो यह श्रृंखला अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में। जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि यह जो हमारी सीरीज है ये निर्णायक साबित होगी और सही विकल्प के साथ हम बचे विकल्पों पर भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक जा सके। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न रोज की भांति आज भी भारतीय राज्यव्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और पहला कथन है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा विकल्प है, यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना चाहिए। तीसरा कथन है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देना होगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। केवल 2 कथन, जो दूसरा कथन है वह सही है, केवल तीसरा कथन सही है, केवल 1 और 2 कथन सही है या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इस प्रश्न को हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा इसके विकल्प हम दोबारा पढ़ रहे हैं। पहला जो कथन है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? यह पहला कथन है यहां पर हमारे सवाल का। और दूसरा कथन है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यह आवश्यक नहीं है कि वह जब निर्वाचित हो, जब वह चुना जाए तो उस समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना चाहिए। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन है कि लोकसभा का अध्यक्ष यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देना होगा। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है केवल 2 वाला 2 नंबर का कथन सही है। दूसरा विकल्प है केवल 3 सही है। तीसरा विकल्प है 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही है। और तीसरे के बाद जो चौथा अंतिम विकल्प है उसमें कहा गया कि उपरोक्त सभी सही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। थोड़ा इसको तार्किक बनाया गया है आपके लिए। तो हमारे आज के इस पहले प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2। जो तीसरा स्टेटमेंट है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देना होगा, यह बात बिल्कुल सही है। और ऊपर के जो 2 कथन है वह गलत है। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। याद रखिएगा, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना चाहिए। यह बात भी गलत है, ये कथन भी उस पर लागू नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ चीजें हम जानेंगे, इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे। तो पहला जवाब तो आप नोट कर लीजिएगा कि जो विकल्प नंबर 2 है, अर्थात जो तीसरा कथन है, यह बिल्कुल सही है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, इनके जो पदों का वर्णन है, इनकी जो नियुक्ति कैसे होती है, कैसे चुने जाते हैं, कैसे पद से हटाए जाते हैं, तो इनका सबका वर्णन संविधान के भाग, याद रखिएगा, भाग 5 में अनुच्छेद कौन सा है?
तो अनुच्छेद 93 से लेकर के अनुच्छेद 97 तक, याद नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा इसको, 93 से लेकर के 97 अनुच्छेद तक भाग 5 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और लोकसभा का अध्यक्ष जब चुना जाएगा तो जब लोकसभा का गठन होगा तो पहली बैठक में लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, लोकसभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। आपको याद रखना है लोकसभा की पहली बैठक में। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही उसी व्यक्ति को चुना जाएगा जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है। अपनी पहली बैठक में जब लोकसभा का परिणाम आता है तो अपनी पहली बैठक में अपने सदस्यों में से ही बहुमत के आधार पर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अलग से शपथ दिलाने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, वह एक सदस्य के रूप में शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा पहले ही ले चुका होता है, यह भी आपको याद रखना है। तो लोकसभा का जो सदस्य होगा वह उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनने का पात्र, याद रखिएगा, वो अध्यक्ष भी बन सकता है और उपाध्यक्ष भी बन सकता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही व्यक्ति बनेगा जो सदन का सदस्य होगा। इनके बारे में वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 93 से लेकर के 97 तक किया गया। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, उसको पद से हटाने की एक विशेष प्रक्रिया है जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, याद रखिएगा। तो भाग 5 और अनुच्छेद 93 से लेकर के 97, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। तो जिस दिन वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा लोकसभा में, संसद के निम्न सदन में, संसद के लोकप्रिय सदन में, याद रखिएगा, संसद का निम्न सदन और संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है, तो वह उस तिथि को सदस्य होगा, सदन का सदस्य होना चाहिए। और अपनी समानता अपनी पहली बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौद्रिक नीति निर्धारण किया जाता है? किसके द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, सेबी, वित्त मंत्रालय, आरबीआई और राष्ट्रपति। 4 विकल्प है यहां पर, सेबी, वित्त मंत्रालय, आरबीआई और राष्ट्रपति। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच गए होंगे। तो भारत की जो मौद्रिक नीति है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मूल प्रश्न यह है। तो इसका निर्धारण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आरबीआई के बारे में कुछ चीजें जान लें। आरबीआई की स्थापना वर्ष 1934 में आरबीआई एक्ट के द्वारा, आरबीआई का एक एक्ट आया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है और प्रधान कार्यालय इसका मुंबई में है, यह भी याद रखिएगा, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और वर्तमान समय में आरबीआई में 26वें गवर्नर हैं, मैं पूर्व के वीडियो में बता भी चुका हूं। 26वें गवर्नर है कौन? तो आपको याद रखना है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। आरबीआई एक्ट 1934 में आता है, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण होता है, प्रधान कार्यालय मुंबई में है। वर्तमान समय में क्रम के हिसाब से 26वें आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, यह भी याद रखना है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक और भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अब बचे विकल्पों पर चर्चा करते हैं। सेबी, इसको कहते हैं भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड।
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को, याद रखिएगा सबसे पहले 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को गैर सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई। याद रखिएगा, गैर संविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई। तत्पश्चात आगे चल करके 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी तिथि आपको लिख लेनी है, 30 जनवरी 1992 ईस्वी को इसे सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, सांविधिक या वैधानिक निकाय के रूप में इसे स्थापित किया गया। 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में इसको मान्यता दी गई। सेबी का मुख्यालय कहां है? तो याद रखना आपको, मुंबई। सेबी का मुख्यालय कहां है? मुंबई। ठीक है, तो यह अब एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित है और शेयर बाजार से संबंधित नीतियों का निर्धारण भी करती है, ये भी आपको याद रखना है। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय सरकार का प्रमुख मंत्रालय है और सरकार की जो वित्तीय नीतियां हैं उनसे संबद्ध नियमों को बनाना, संचालित करना, उसका दायित्व तो भारत के वित्त मंत्रालय पर है, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक संवैधानिक पद है और जिसका वर्णन संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 में किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघीय कार्यपालिका का प्रधान भी है, भारत का पहला नागरिक भी है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा आज का, प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सामान्यतः आपसे जीएस के पेपर में एक पुस्तक भी पूछ ली जाती है। वह पुस्तक या वह रचना प्राचीन काल की भी हो सकती है, मध्यकालीन भारत की भी हो सकती है, आधुनिक भारत की भी हो सकती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कोई लिखी गई पुस्तक भी हो सकती है, वैश्विक स्तर पर कोई चर्चित पुस्तक भी हो सकती है। करंट अफेयर्स में भी जो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनके लेखकों को बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय से लेकर के अंतरराष्ट्रीय राजकीय पुरस्कारों तक, वह पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है। तो हमारी टीम का प्रयास रहता है कि हम संतुलित रूप से अपनी टेस्ट सीरीज को बनाएं, तो वहां पर हमने आपसे पुस्तक भी पूछ ली, याद रखिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरे विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और तीसरे विकल्प पर है भगवती चरण बोहरा और चौथे और अंतिम विकल्प पर है दयानंद सरस्वती। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रश्नों, अन्य विकल्पों की भी व्याख्या करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल जो बना है अब तक वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कई जगह पर पेपर में पूछा गया कि ये कब लिखी गई और कहां पर इनका प्रवास था, तब इस पुस्तक को लिखा गया। तो याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1945 में अहमदनगर किले में जब वो कैद थे तब लिखा। याद रखिएगा, 1945 में अहमदनगर किले में जब वो कैद थे तब लिखा है। याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? तो 1945 में लिखी गई है। कहां पर उनका प्रवास था तब लिखी गई? तो अहमदनगर फोर्ट में जो अस्थायी तौर पर जिसे जेल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, तो वहां जब ये कैद थे तब इन्होंने इस पुस्तक की रचना की। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। 1945 और अहमदनगर फोर्ट आपको याद रखना है। भगवती चरण बोहरा की भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है द फिलॉसफी ऑफ बम, द फिलॉसफी ऑफ बम।
याद रखिएगा। द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगवती चरण बोहरा। और भगवती चरण बोहरा ने चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर, सुझाव पर इस पुस्तक को लिखा था। यह भी आपको याद रखना है, भगवती चरण बोहरा, द फिलॉसफी ऑफ बम। दयानंद सरस्वती के द्वारा भी बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई, लेकिन सबसे जो पॉपुलर इनकी पुस्तक है वो कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं और 1875 ईस्वी में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह भी आपको नोट कर लेना है। और सत्यार्थ प्रकाश में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया। आप नोट कर लीजिएगा इसको हाईलाइट करके। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया है। दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में पहली बार स्वराज शब्द को उल्लेखित किया गया है। याद रखिएगा। हम एक बार प्रश्न को पुनः पढ़ रहे हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? 4 विकल्प आपको दिए गए थे, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगवती चरण बोहरा और दयानंद सरस्वती। तो हमारे आज के प्रश्न का सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। बचे हुए जब विकल्पों पर हम चर्चा करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है और 1945 में इसको लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जब वो अहमदनगर फोर्ट जिले में कैद थे। याद रखिएगा, जब किले में उनको कैद करके रखा गया था तब इस पुस्तक की रचना की। भगवती चरण बोहरा की सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ बम है। इस पुस्तक की रचना भगवती चरण बोहरा ने चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किया था। याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, मुख्यालय बंबई को बनाया था और एक प्रसिद्ध नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और एक प्रसिद्ध आंदोलन भी चलाया था शुद्धि आंदोलन। और सबसे प्रसिद्ध उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख मिलता है। यह भी आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? श्रावस्ती नगर का विन्यास, जो उसकी आकृति थी, बनावट थी, वह किस प्रकार की थी? यह विकल्प आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा। वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार और अर्धचंद्राकार। यह प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया है। वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार और अर्धचंद्राकार। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जवाब तक पहुंच गए होंगे। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है अर्धचंद्राकार। श्रावस्ती का आकार अर्धचंद्राकार था प्राचीन काल में। यह भी आपको याद रखना है। और कुछ विशेष चीजें भी यहां पर हम जानेंगे। श्रावस्ती कोसल जनपद की राजधानी थी। कोसल महाजनपद की राजधानी थी। यह भी आपको नोट कर लेना है। 16 महाजनपदों का विवरण प्राचीन काल में मिलता है। उसमें से कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह भी पॉइंट आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। आगे चल करके परीक्षाओं में संभावित है कि यहां से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि पूर्व में यहां से सवाल पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। और यह भी याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कहां बिताई? तो आपको याद रखना है श्रावस्ती में बिताई। श्रावस्ती में बिताई। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा प्रवचन दिए। ये भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रवचन महात्मा बुद्ध ने कहां दिए? तो आपको याद रखना है श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध श्रावस्ती किसके शासन काल में आए थे? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रसेनजित के शासन काल में। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध प्रसेनजित के शासन काल में श्रावस्ती आते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन काल में श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा है? 4 विकल्प आपको दिए गए थे, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार और अर्धचंद्राकार। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब था अर्धचंद्राकार। श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। यह भी याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताई। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा प्रवचन श्रावस्ती में दिए। और महात्मा बुद्ध के जो समकालिक राजा थे यहाँ के प्रसेनजित, उनके शासनकाल में महात्मा बुद्ध श्रावस्ती आए भी थे। ये भी याद रखना। आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी आज की श्रृंखला का, किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है?
किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, इस्पात, कपड़ा, खांडसारी और विद्युत। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जवाब तक पहुंच गए होंगे। तो सही जवाब है विद्युत उद्योग में अभ्रक, जिसको माइका भी कहा जाता है, उसका प्रयोग बड़े पैमाने पर कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और भारत विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राष्ट्र है, यह भी याद रखिएगा। भारत विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है। और यदि पूछ लिया जाए आपसे परीक्षा में कि अभ्रक का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। खांडसारी उद्योग का तात्पर्य यहां पर से है गुड़ उद्योग, गुड़ और चीनी उद्योग। ठीक है, गुड़ और चीनी उद्योग को खांडसारी उद्योग कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। कपड़ा उद्योग, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में कपास जरूरी है, याद रखिएगा कपास। ठीक है। और इस्पात, इसके लिए खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है, उससे एस्को को निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प है यहां पर, कोंकण, कोरोमंडल, मालाबार और उत्तरी सरकार। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जवाब तक पहुंच गए होंगे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब है कोरोमंडल तट, याद रखिएगा। कोरोमंडल तट पूर्वी घाट पर स्थित है, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, यह भी याद रखिएगा। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलाकर के जो क्षेत्र बनता है उसको कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। कोंकण तट, बच्चों विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे। कोंकण तट कहां है? तो कोंकण तट पश्चिमी घाट पर है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर है, जो कि अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है। और यहां पर यह भी बात याद नोट करने वाली है कि महाराष्ट्र से गोवा तक यह विस्तृत है। महाराष्ट्र से गोवा तक यह तट जो विस्तृत है। ठीक है। और यह भी याद रखना है कि इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी घाट में है। तो गुजरात से गोवा तक गोवा तक को कोंकण तट कहा जाता है, जो कि पश्चिमी घाट के समानांतर विस्तृत है, ये भी आपको याद रखना है। मालाबार तट कहां है? तो मालाबार तट है केरल में, याद रखिएगा, केरल में है, यह भी पश्चिमी घाट के समानांतर है, अरब सागर से संबद्ध है। और उत्तरी सरकार कहां पर है? तो उत्तरी सरकार आपको याद रखना है, उत्तरी सरकार का जो विस्तार है ओडिशा से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक के भाग को, जो कि बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है और पूर्वी घाट पर विस्तारित है। ठीक है, पूर्वी घाट पर विस्तारित है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे उत्तरी सरकार तट। इसको कलिंग तट भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसको कलिंग तट के नाम से भी जाना जाता है। तो कोंकण कहां है? तो कोंकण याद रखना, गुजरात से गोवा तक के भाग को कोंकण तट कहा जाता है, पश्चिमी घाट से संबद्ध है, अरब सागर से संबद्ध है। और कोरोमंडल कहां है? पूर्वी घाट से संबद्ध है, बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है। और मालाबार केरला और उत्तरी सरकार ओडिशा और पश्चिम बंगाल के भागों को, तटों को मिलाकर के जो बंगाल की खाड़ी संबद्ध है पूर्वी घाट पे, उसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए। नकदी और खाद्य दोनों शस्य का तात्पर्य यहां पर कृषि से है, शस्यों की साथ साथ खेती करना, 2 या 2 से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जवाब तक पहुंच चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। शस्य उत्पादन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फसलों के अवशेष होते हैं, जिनको चारे के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और पशुओं के उत्पादन से दुग्ध उत्पादन है, कुक्कुट पालन है, मछली पालन है, भेड़ पालन है, मुर्गी पालन है, तमाम डेयरी प्रोडक्ट है, इनकी भी मतलब व्यवसायिक स्तर पर इनकी भी स्थापना की जा सकती है। तो इससे क्या होगा, जब पशुओं को पाला जाएगा तो उससे जैविक खाद भी मिलेगी। ठीक है, ऑर्गेनिक चीजें भी हम पैदा कर सकते हैं। तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करने को मिश्रित कृषि कहा गया है, याद रखिएगा, मिश्रित कृषि कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का है, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे वैसे पूछे, इसका उत्तर आपको नहीं में देना है, क्योंकि जब परीक्षा में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो गलती की संभावना वहां पर बढ़ जाती है।
तो हमें क्या करना है, सावधानी पूर्वक प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। निम्न में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? नहीं को हमने यहां पर अंडरलाइन कर दिया है कि कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, निहारिका ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है निहारिका। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। जो बचे हुए विकल्प हैं ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, ये सौरमंडल का भाग है। याद रखिएगा, निहारिका अंतरिक्ष में गैस धूल कण के विशाल बादल हैं जो तारे के जन्म और मृत्यु से बनते हैं। याद रखिएगा, निहारिका की उत्पत्ति कैसे होती है, तो अंतरिक्ष में गैस धूल कण के विशाल बादल हैं जो तारों के जन्म और मृत्यु से इनका ताल्लुक है, उससे बनते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जिसके पास अपना प्रकाश होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और वह किसी तारे से प्रकाशित होता है, और जिस तारे से प्रकाशित होता है उसी की वह परिक्रमा भी करता है। और ग्रह की 2 गतियां होती हैं, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। परिक्रमण का तात्पर्य यह है कि जिस तारे से वह प्रकाशित होगा उसकी परिक्रमा करना, और घूर्णन का तात्पर्य होगा कि अपनी धुरी पर घूमना। उदाहरण, पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य से प्रकाशित होती है, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूर्णन करती है, घूमती है, भी आपको याद रखना। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रह होने की कुछ शर्तें पूरी करते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनको भी क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई। आपको याद रखना, मंगल और बृहस्पति के मध्य, ये भी आपको याद रखना है। धूमकेतु छोटे से लेकर के विशाल का आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 20 से 23 नवंबर 2025 के मध्य आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का क्रम क्या है? यह प्रश्न करंट अफेयर से लिया गया है और आपको इसको नोट करना है। तो आपसे पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में संयोग से इसी वर्ष यह सम्मेलन हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें प्रतिभाग भी कर रहे हैं, भारत का पक्ष भी रख रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 21 से 23 नवंबर 2025 के मध्य आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का क्रम क्या है? 25वां है, 20वां है, 21वां है या 26वां है? हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच गए होंगे। तो इस सम्मेलन का क्रम 20वां है। याद रखिएगा, G20 का जो सम्मेलन हो रहा है वर्तमान समय में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 21 नवंबर से प्रारंभ होकर के 23 नवंबर तक यह सम्मेलन चलेगा। तो इसका क्रम क्या है? तो इसका 20वां क्रम है, यह भी आपको याद रखना है। और G20 नोट कर लीजिएगा, G20 का प्रथम सम्मेलन, प्रथम शिखर सम्मेलन कहां होता है? तो वर्ष 2008 में। याद रखिएगा, वर्ष 2008 में G20 का पहला सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में होता है। G20 का प्रथम सम्मेलन वर्ष, नोट कर लीजिएगा, वर्ष 2008 में वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी कहां है? तो ये यूएसए की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला सम्मेलन हुआ था। वर्तमान में जो सम्मेलन हो रहा है इसका 20वां क्रम है। ये कहां हो रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है? तो 21 से 23 नवंबर के मध्य हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और यहां पर हम G20 के बारे में कुछ तथ्य और आपको बताना चाहते हैं कि जो G20 का जो सम्मेलन है तो वर्ष 2025 का कहां पर हुआ? आप जान गए, यहां पर 2025, 2024, 2023 और हम आगामी वर्ष की भी यहां पर बात करेंगे 2026। तो याद रखिएगा, 2025 का जो सम्मेलन हो रहा है वो आपको बताया गया कि जोहान्सबर्ग में हो रहा है। जोहान्सबर्ग, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया, ये कहां पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। 2026 का जो आगामी सम्मेलन है, अगले साल का मेजबान कौन है? तो याद रखिएगा, मियामी, मियामी अमेरिका। मियामी कहां है? तो अमेरिका में है। 2026 की मेजबानी अमेरिका को मिली है। 2024 में यह कहां हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था।
ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 2023 का कहां हुआ था? तो नई दिल्ली भारत। और नई दिल्ली में यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां हुआ था, तो भारत मंडपम में। भारत मंडपम नई दिल्ली। तो G20 का जो इस वर्ष का सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है। उसका क्रम आपको नोट कर लेना है, 20वां है। पहला G20 का सम्मेलन वर्ष 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। वर्ष 2026 आगामी वर्ष में G20 का जो शिखर सम्मेलन है मियामी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। 2025 का जोहान्सबर्ग में हो रहा है, 2025 का ब्राजील में हो चुका है, यह भी आपको याद रखना है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। और 2023 का जो सम्मेलन है वह भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। और यदि आपसे पूछ लिया गया नई दिल्ली में कहा, तो आपको याद रखना भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न, यह भी करंट अफेयर से लिया गया है। 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजक शहर कौन सा है? याद रखिएगा, जो 56वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है वह कहां पर किया गया है? पहला विकल्प है नोएडा उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प यहां पर दिया गया है मुंबई महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है नई दिल्ली और चौथा विकल्प है पणजी गोवा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जवाब तक पहुंच गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पणजी गोवा। याद रखिएगा, पणजी गोवा की राजधानी है और वहां पर 56वें भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के फिल्मकार, निर्देशक, निर्माता और बहुत सारे यहाँ पर जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कलाकार हैं, वो आएंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। आज की श्रृंखला हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।